नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग जारी। 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान। इमामगंज से मांझी का इम्तिहान। मोबाइल कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार नियामक आयोग सख्त। कंपनियों पर लगेगा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। उपभोक्ताओं को मुआवजा देने पर भी विचार। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने चीन के बांध पर भारत ने जताई चिंता। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का बयान, प्रदेश को परियोजना से नुकसान। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की योजना टाली। 2016 के आखिर तक करीब 10,000 सैनिक रहेंगे तैनात। जमीनी हालात के मुताबिक पलटा फैसला। और डेनमार्क बैडमिंटन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। साइना और श्रीकांत बाहर। जोहोर कप के 5वें मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 3-2 से दी मात। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की, जहां आज दूसरे दौर का मतदान हो रहा है बिहार विधानसभा चुनाव का। और सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस मतदान में दिन चढ़ने के साथ साथ तेजी आती जा रही है। सीटों के लिहाज से अगर देखें तो ये विधानसभा चुनाव के इस दौर में सबसे कम सीटें हैं, यानी 32 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लेकिन इनमें 23 सीटें नक्सल ग्रस्त इलाकों में आती हैं। बिहार चुनाव के इस चरण में 6 जिले कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, इन 6 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। चैनपुर, कुटुंबा, रफीगंज, गुरुआ, शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, बोधगया, टिकारी और अतरी में दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। जबकि चेनारी, सासाराम, डेहरी, काराकाट, अरवल, कुर्था, जहानाबाद, ये तमाम सीटें हैं जहां 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके अलावा बाकी सभी जगहों पर 5 बजे तक आज वोटिंग होगी। तमाम तस्वीरें भी हम तक आना शुरू हो गई हैं। एक साथ हम आपको 3 जगह की तस्वीरें दिखाएंगे जहां आज वोटिंग हो रही है और मतदान हो रहा है। पहली तस्वीर गया की दिखाएंगे और कोशिश करेंगे हम इन तस्वीरों के जरिए आपको लोगों का उत्साह दिखाने की। गया की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहानाबाद और कैमूर, इन 3 जगह की 3 विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीरें। तमाम आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से। मतदाताओं की लंबी कतारें, इस तरह की तस्वीरें हमेशा उत्साह जगाती हैं। लोगों का उत्साह साफ तौर पर दिख रहा है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। गया, जहानाबाद, कैमूर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। 32 सीटें आज के दौर में। सीटों के लिहाज से दूसरा दौर बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे छोटा है, लेकिन चुनौतियां उतनी ही बड़ी हैं इन कम सीटों पर भी। नक्सल पीड़ित इलाके हैं, इसलिए चुनाव आयोग के लिए सुरक्षा बड़ी चुनौती है। सुबह से ही लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। नक्सल ग्रस्त इलाके, चुनौती बड़ी, इसलिए न सिर्फ जमीन पर सुरक्षा बल तैनात हैं, बल्कि ड्रोन के जरिए और हवाई निगरानी के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लोगों को शांतिपूर्ण माहौल देने की, निष्पक्ष चुनाव कराने की चुनाव आयोग की तरफ से पूरी कोशिश, पूरी मुस्तैदी। बिहार में दूसरे दौर का मतदान शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है। 2 घंटे लगभग गुजर चुके हैं मतदान को। कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया जिले की 32 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। प्रणव गोस्वामी गया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हम तक अपडेट दे रहे हैं। प्रणव, अब क्या नई तस्वीरें आप हमें दिखाएंगे? 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन तमाम जगह ऐसी है जहां 6-6 बजे से कतारें लगी हैं और बहुत दिलचस्प तस्वीरें, बहुत उत्साहजनक तस्वीरें चुनाव आयोग की तैयारी को लेकर, जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जरा तस्वीरों के जरिए हमें दिखाएं आप।
जी देखिए, जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा वो लोकतंत्र के इस जो उत्सव है, जो पर्व है, उसके सारे रंगों को बयान करती है। मैं इस वक्त हूं एक जो आदर्श जो पोलिंग बूथ है वहां पर हूं। आप देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है इस पूरे पोलिंग बूथ को। और जो सबसे खास बात है इस पूरे पोलिंग बूथ की वो ये है कि यहाँ ये एक तरह से महिला सशक्तिकरण, जो विमेन एम्पावरमेंट है, उसका एक तरह से पूरा नमूना है। ये पूरे पोलिंग स्टेशन में चाहे पोलिंग पर्सनल हो, चाहे सुरक्षा से जुड़े सुरक्षा कर्मी हो, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज के जो पॉलिटिकल एजेंट्स हैं, जो पोलिंग एजेंट्स हैं, वो भी महिलाएं हैं। इस पूरे पोलिंग स्टेशन में सिर्फ महिलाओं को ये दायित्व, ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराएं और बेहतर तरीके से संपन्न कराएं। उसके अलावा मैं अगर अपने बाईं तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ एक चिल्ड्रन पार्क बनाया गया है, बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर खिलौने रखे गए हैं और छोटे बच्चे यहाँ पर आएंगे, अपने माता पिता के साथ आएंगे जो कि वोट डालने के लिए आए हैं। वो छोटे बच्चे जो आगे चलकर वो वोट दे पाएंगे 18 साल के होने के बाद, लेकिन उससे पहले भी उनको एक तजुर्बा मिल जाएगा। यहाँ बच्चे यहाँ खेलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं हैं, हेल्प डेस्क बनाया गया है। पूरी ये कहा जाए कि इसको सजाया गया इस तरह से जितने भी प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं उनके वो कौन कौन हैं उसके लिए एक यहाँ पे डिस्प्ले बोर्ड भी लगाया गया है। और इस यहाँ पर इतनी सारी तस्वीरें हैं जो बयान करते हैं किस तरह से यहाँ पर एक उत्साह है, एक उमंग है और ये जो वोट देने के लिए लोगों के बीच में एक अलग ही किस्म का जोश दिखाई दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ वोटर्स हैं जो अभी यहाँ पर वोट देकर अभी अभी निकले हैं। और ये भी अपने आप में खास है क्योंकि ये पहली बार ये जो बच्चियां हैं इन्होंने पहली बार वोट दिया है अपना, और इसलिए इसका रिवॉर्ड उन्हें मिला है। उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। पहली बार वोटर होने के लिए इनको माय फर्स्ट वोट, प्राउड ऑफ टू बी अ वोटर, इस तरह से उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। हम इनसे ही बात करते हैं। आप यहाँ वोट देने के लिए आए, आपको लगा कि इस तरह का माहौल मिलेगा जब आप ऐसा कभी पोलिंग स्टेशन जहां पर इतनी रंगीनियां हो, इतना उत्साह हो, इतना जोश हो, क्या कहेंगे? ये पहली बार गया में हो रहा है, जो पहली बार वुमेन ऑफिशियल्स कंडक्ट करवा रही है इलेक्शन। दिस इज वेरी नाइस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। स्पेशली यहाँ पर जितनी फैसिलिटी, और पिंक कलर फेवरेट कलर वुमेन का, इट इज पिंक, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फैसिलिटीज बहुत अच्छे हैं, ऑफिशियल्स हैं, अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। जितने सिक्योरिटी फोर्सेज है, वुमेन है वहाँ, उस साइड सब सारे वुमेन्स खड़े हैं। दे आर वेरी, इट इज एक्चुअली वेरी नाइस। तो आप पहली बार वोट देने के लिए आई हैं, जाहिर सी बात है। तो एक युवा वोटर के तौर पर क्या आपके मुद्दे क्या हैं? आप क्या चाहती हैं कि आपके नेता, आपके जो नुमाइंदे हैं वो क्या होना चाहिए आप लोगों के? आई डू एक्चुअली आस्क फॉर करप्शन फ्री स्टेट, वुमेन सेफ्टी हो, क्लीननेस हो। पर्सनल लेवल पे तो होता ही है, लेकिन ब्रॉडर लेवल पे एक सत्ता आ जाए, अच्छा पावर हो, अच्छी सरकार हो, जिससे ये सब। आपका क्या नाम? सोनाली। अच्छा, आप ये बताइए, आप पहले अपना नाम। प्रियंका। प्रियंका जी, आप कहाँ से आई हैं वोट देने के लिए और ऐसा माहौल मिलेगा और इस तरह से आपको एक प्रशंसा पत्र भी मिलेगा, आपने सोचा? मैं तो लोकल हूँ, बट मैं आई हूँ मुंबई से। मुझे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, बट फर्स्ट वोटर सर्टिफिकेट पाकर मुझे काफ़ी खुशी मिल रही है। और मुझे अपने डीएम पे बहुत गर्व है कि उन्होंने ऐसा फैसिलिटी किया है जहाँ पे गुलाबी गैंग महिला वुमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ अगले आते साल में इससे भी ज्यादा अच्छा अरेंजमेंट किया जाए। और मैं सभी से उम्मीद करती हूँ कि वो आए, अपना वोट दें। और आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। एजुकेशन लेवल पे मैं चाहती हूँ थोड़ा और सुधार हो, प्लस क्लीननेस हो, विकास बहुत जरूरी है बिहार के लिए। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप भी वोट देकर आई हैं। आप आगे आ जाइए। आप क्या मुद्दे हैं आपके? बहुत अच्छा लगा वोट देकर, और तो मैं यही चाहती हूँ कि और अच्छा ही हो, आगे चल के और अच्छा ही हो। तो महिला केंद्रित जहाँ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर पुरुष वोटर्स के आने की कोई मनाही नहीं है। पुरुष वोटर भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं। ये महिला केंद्रित पोलिंग बूथ है, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं, कैसा आपको लगा और क्या? बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम ये महावीर स्कूल में वोटिंग हो रही है, इतना ये सर,
तो बड़ा ही दिलचस्प नजारा है, बहुत ही अच्छा लगता है ये देखकर कि लोकतंत्र के इस पर्व को मनाने के लिए किस तरह का उत्साह जोश है। और गया के जो ये महावीर स्कूल है, इसका जो ये आदर्श जो पोलिंग स्टेशन है वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक और बात जो आमतौर पर नहीं दिखाई देती वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो वोट डालने हैं ये ओपन में है, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक स्टेज बना रखा है और वो ठीक सामने लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ओपन में है, तो एक तरह से बहुत ही उन्मुक्त भाव है, सुरक्षा के लिहाज से कहीं किसी तरह का कोई डर नहीं लोगों में। लोग बाहर आ रहे हैं निकलकर, और जाहिर सी बात है महिला केंद्रित है ये पूरा पोलिंग स्टेशन। देखकर सचमुच अच्छा लग रहा है और उम्मीद की जानी चाहिए जी, हर कि बार ये जो मत प्रतिशत है वो बढ़ेगा। बिल्कुल, हर बार हम बात करते थे तो हम एक जुमले के तौर पर जरूर कहते रहे कि लोकतंत्र का पर्व है, त्योहार है, लेकिन आज सच में इस तरह की तस्वीरों को देखकर सच में लग रहा है, आयोग ने ये कहीं ना कहीं महसूस करा दिया है, चुनाव आयोग ने, कि ये सच में लोकतंत्र का पर्व है और इसे त्योहार की तरह मनाइए। जिस तरह की तैयारियां, बच्चों के लिए झूले लगाए गए, एक सर्टिफिकेट बकायदा दिया जा रहा है जो लोग पहली बार वोट करने आ रहे हैं, बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए हैं ताकि साफ तौर पे आपको पता रहे कि किस बटन के आगे कौन सी पार्टी को वोट जाएगा। सभी तैयारियां की गई हैं और बिल्कुल तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि आज लोकतंत्र का पर्व है और जनता भी उसमें बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दे रही है। प्रणव, आपके पास लगातार हम आते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार वोटिंग जारी है, सुबह 7 बजे से 32 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। और आपको बता दें 8 बजे तक के हमारे पास अपडेट भी आ गया है। 8 बजे तक 6.5%, 6.5% मतदान हो गया है। 1 घंटे का अपडेट है ये, बढ़िया ठीक ठाक परसेंटेज शुरुआती घंटे को लेकर कहा जा सकता है। सुबह 8 बजे तक 6.5% मतदान बिहार चुनाव के दूसरे दौर में हो चुका है। और अगर हम जिलेवार बात करना चाहें, जहानाबाद में 5% वोटिंग हुई है पहले 1 घंटे में, औरंगाबाद में 4%, अरवल में 4% वोटिंग पहले 1 घंटे में हुई है, रोहतास में 7%, गया में 8%, यानी सबसे ज्यादा जो वोटर टर्नआउट शुरुआती 1 घंटे में मिला है वो गया से आया है। 8% वोटिंग यहां 7 से 8 बजे के बीच हुई है। तस्वीरें ताजा आप गया की ही देख रहे हैं और खासकर ये वो पोलिंग बूथ है जहां कोई भी पुरुष कर्मचारी चुनाव की ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। तमाम महिलाएं यहां मौजूद हैं जिन्होंने पूरा जिम्मा संभाला हुआ है। पहली बार जो वोटर आए हैं उन्हें बकायदा एक प्रमाण पत्र दिया जा रहा है फर्स्ट टाइम वोटर का। और आपको तमाम आंकड़ों के जरिए और अपडेट हम दे दें। बिहार चुनाव के इस चरण में सूबे के 86 लाख से ज्यादा मतदाता आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लंबी कतारें, महिलाएं बिल्कुल आगे हैं। पिछले दौर में भी महिलाओं ने बाजी मारी थी, पुरुषों से ज्यादा वोटिंग की थी। और आपको बता दें कि इस चरण में सूबे के 86,13,832 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 40 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं जबकि 45 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। दूसरे दौर में 9,119 मतदान केंद्रों पर वोटिंग का सिलसिला जारी है। चुनाव आयोग ने इतनी ही तादाद में ईवीएम मशीनों का इंतजाम भी किया है। बड़ी संख्या में मतदाताओं की सुविधा के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। किस जिले में कितनी सीटें हैं ये आप इस समय ग्राफिक्स के जरिए देख पा रहे हैं। गया की 10 सीटें हैं जिन पर आज वोटिंग हो रही है। कैमूर की 4 सीटें हैं, जहानाबाद की 3 सीटें हैं, अरवल की 2 विधानसभा सीटें हैं जहां वोटिंग जारी है। रोहतास की 7 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, औरंगाबाद की 6 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और आइए बुलेटिन में कुछ और अहम खबरों का रुख करते हैं। अब मोबाइल कॉल ड्रॉप पर ट्राई ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कॉल ड्रॉप होने पर जहां मोबाइल कंपनियों पर 2 लाख तक जुर्माना लगाने की तैयारी कर ली है, तो वहीं कंपनियों को कॉल ड्रॉप होने पर प्रति कॉल के हिसाब से उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ सकता है। ट्राई के चेयरमैन के मुताबिक इस बारे में आज नोटिफिकेशन जारी होगा। गुरुवार को ट्राई चेयरमैन और टेलीकॉम सेक्रेटरी के बीच बैठक हुई थी जिसमें इस बारे में चर्चा की गई। ट्राई की इससे पहले जारी हुई रिपोर्ट के मुताबिक बीते 1 साल में पीक आवर्स के दौरान कॉल ड्रॉप की समस्या बढ़कर दुगनी हो गई है। केंद्रीय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद भी कॉल ड्रॉप की समस्या सुधारने के लिए कंपनियों को चेतावनी दे चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज जजों की नियुक्ति से जुड़े राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग एक्ट की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति और तबादलों से जुड़े इस नए कानून ने 22 साल पुरानी प्रणाली कॉलेजियम व्यवस्था की जगह ली थी, लेकिन बाद में इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ को इस पर अपना फैसला देना है। कॉलेजियम व्यवस्था देश में 1993 से काम कर रही है। कोर्ट के सामने मुद्दा उठाया गया था कि एनजेएसी न्यायिक स्वतंत्रता में दखल देता है और मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को कम करता है। 6 सदस्यीय एनजेएसी में कानून मंत्री के साथ गैर न्यायिक पृष्ठभूमि की 2 जानी मानी हस्तियों को भी शामिल करने का विरोध हो रहा है। गौरतलब है कि संविधान संशोधन कानून होने की वजह से संसद से पारित होने के बाद इसे 20 राज्यों से भी समर्थन हासिल हुआ है। पाकिस्तान ने कल 24 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया है और इन मछुआरों की 4 नाव भी जब्त की गई हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने गुजरात में जखाऊ तट के पास इन मछुआरों पर गोलियां चलाईं। इनमें से एक मछुआरा घायल हो गया। ये घटना अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के पास की है। मछुआरों ने बताया कि पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी के जवान नाव पर आए और मछुआरों पर फायरिंग की। मछुआरों को कराची ले जाया गया है। 1 महीने में गोलीबारी की ये दूसरी घटना है। 18 सितंबर को फायरिंग में एक भारतीय मछुआरे की मौत हो गई थी। पंद्रह दिन में तीसरी घटना है। पहले भी एक घटना हुई थी, उसमें भी मछुआरा मर गया था। उसके बाद 12 बोट पकड़ा था, उसमें भी फायरिंग किया था। और आज 5 बोट पकड़ा, उसमें भी फायरिंग करके सब बोट पकड़ा हुआ है। गवर्नमेंट और कोस्ट गार्ड को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे ये बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी ज़्यादा करें और हमारे जो बोट पकड़ा गई है पाकिस्तान में मछुआरे के साथ यह करें और कायमी सोल्यूशन लाए। सरकार ने नेपाल में जारी मधेसी आंदोलन के बीच अब सीमा पर सुरक्षा चौकसी बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें 6 महीनों में नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ वहां बुनियादी ढांचे और खुफिया तंत्र को बेहतर करने का फैसला किया है। दूसरी तरफ भारतीय सीमा पर नाकेबंदी के बीच अब चीन ने नेपाल के साथ व्यापारिक रास्तों को खोल दिया है। नेपाल में तेजी से बदलते राजनीतिक हालात के बीच भारत सरकार के रुख में भी बदलाव आया है। दक्षिण नेपाल से लगती भारतीय सीमा पर मधेसी नाकेबंदी के बीच सरकार अब सुरक्षा पर सतर्क हो गई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में यह तय हुआ कि अगले 6 महीनों में नेपाल से लगने वाले उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 15 किलोमीटर की सीमा पर बहुस्तरीय सुरक्षा के इंतजाम होंगे। इन 5 राज्यों के साथ नेपाल की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ सुरक्षा निगरानी बेहतर करने के साथ साथ सड़क, FM स्टेशन जैसे आधारभूत ढांचे और खुफिया तंत्र को बेहतर किया जाएगा। इसका मकसद भारत विरोधी गतिविधियों को रोकना है। भारत ने दोहराया है कि नेपाल में मधेशियों की नाकेबंदी के बावजूद जरूरी सामान पहुंचाने के लिए वो भरसक कोशिश कर रहा है। Our truckers are more than are waiting to go inside, in fact, and deliver the supplies that Nepal needs. So there is no question of any kind of a blockade. As you have seen, 733 trucks have gone in, and 2,500 are waiting to go in, provided the situation, the political situation on the Nepalese side becomes more conducive. लेकिन इस बीच भारतीय सीमा पर मधेशी नाकेबंदी के बाद नेपाल ने उत्तरी भाग में चीन के साथ लगने वाली सीमा को व्यापारिक आवाजाही के लिए खोल दिया है। 尼泊尔425地震当中受损的中尼边境吉隆口岸呢，日前已经恢复了开放。据我了解，今天上午呢，中方通过这个口岸呢，已经向尼方转交了一批援助的物资。接下来呢，我们还将继续根据。 इस बीच नेपाल में नई सरकार में बने उप प्रधानमंत्री कमल थापा 3 दिन के दौरे में कल दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी मुलाकात विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से होगी। इस दौरान वो नेपाल में जारी मौजूदा संकट को खत्म करने के अलावा कई दूसरे अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर शुरू हुई चीन की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना पर चिंता जाहिर की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत इस इलाके में चीनी गतिविधि और उसके भारत पर पड़ने वाले असर पर गहरी नजर बनाए हुए है। 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर से बना जम हाइड्रो पावर स्टेशन मंगलवार को चालू हो गया। इस बांध को विश्व की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने पनबिजली केंद्र के रूप में जाना जाता है। यह अपनी किस्म की सबसे बड़ी परियोजना है जो एक साल में 2.5 अरब किलोवाट प्रति घंटा बिजली उत्पादन करेगी। चीन ने हालांकि ये कहकर भारत की चिंताएं दूर करने की कोशिश की है कि ये
रन ऑफ द रिवर परियोजनाएं हैं जिनका डिजाइन पानी के भंडारण के लिए नहीं किया गया है। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने कहा कि इससे राज्य को नुकसान होगा। जानकार कह रहे हैं कि संघर्ष के समय चीन बांध से पानी छोड़ सकता है, जिससे भारतीय इलाकों में बाढ़ आने का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। Now, China has repeatedly assured us that they have no intention of diverting the waters of the river and that any projects that are coming up, including this one, are run-of-the-river projects. So that is where we are. We will continue to monitor the situation, and if we feel that it needs, our concerns need to be conveyed to the Chinese side, we will certainly do so. और आप बने रहे हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दिखाएंगे डेनमार्क ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। फूल खिलते हैं आवाज की गहराई और गजल से लगाओ से। मेरे ख्याल से सफर जारी है, मंजिल अभी दूर है और नजर आ रही है मुझे, मगर दूर है काफी। 4 दिन दर्दमंद दिल और सुरों में डूबी एक शख्सियत के लिए। अब मैं दिक्कतों की तरफ ज्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने म्यूजिक में बहुत डूबा हुआ हूँ। अपने सुरों से दोस्ती मैंने ऐसी कर रखी है कि वो मेरा साथ दे देते हैं इंस्टेंटली। मिलिए शख्सियत में गजल की दुनिया के ताबिंदा सितारे तौसीफ अख्तर से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। महाराष्ट्र में डांस बार फिर से खुलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगी पाबंदी कल हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि डांस के नाम पर अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। महाराष्ट्र में करीब 1 साल से बंद पड़े डांस बार अब फिर खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में संशोधन को रद्द कर दिया। इसी संशोधन के जरिए डांस बार पर रोक लगाई गई थी। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस पाबंदी के खिलाफ याचिका दी थी, जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज दिया और उस पिटीशन पे, हमारी चैलेंज पे आज सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर ग्रांट किया है कि वो 33A स्टे रहेगा। तो यानी कि अब पॉसिबल है कि डांस किया जा सकता है महाराष्ट्र के रेस्टोरेंट्स में। महाराष्ट्र में 2005 में सबसे पहले डांस बार पर प्रतिबंध लगा था। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे हटा दिया था। जून 2014 में पुलिस एक्ट में बदलाव कर फिर पाबंदी लगा दी गई। हालांकि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अब भी पाबंदी के पक्ष में हैं। राज्य सरकार का ये आज भी मानना है कि डांस बार बंदी के बारे में जो कानून हमने पास किया था वो उचित था और इसलिए राज्य सरकार उस कानून को समर्थन करेगी। अदालत का यह आदेश अंतरिम है। मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होनी है। विपिन चौहान की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और योजनाओं के लिए आधार के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति दे दी है। इनमें मनरेगा, सभी तरह की पेंशन योजनाएं, जनधन योजना और ईपीएफ शामिल हैं। कोर्ट ने कल कहा कि फिलहाल आधार का उपयोग पूरी तरह स्वैच्छिक है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता तब तक इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। पहले कोर्ट ने पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार के उपयोग की अनुमति दी थी। डीजल के दाम में 95 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है और दिल्ली में अब 1 लीटर डीजल 45 रुपये 90 पैसे का मिल रहा है। नई दरें लागू हो चुकी हैं। इस महीने डीजल की कीमत में ये दूसरी बार हुई बढ़ोतरी है। 1 अक्टूबर को डीजल 50 पैसे महंगा हुआ था। पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पश्चिम एशिया के 3 देशों का दौरा करके बीती रात स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रपति ने 6 दिनों की राजकीय यात्रा के दौरान जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल का दौरा किया। आखिरी चरण में कल राष्ट्रपति इजराइल में थे। 3 दिनों के इजराइल दौरे में उनके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हुई। नेतन्याहू ने भारत के साथ संबंधों को अहम बताया और राष्ट्रपति की यात्रा को यादगार बताया। इजराइल भारत में निवेश के साथ साथ निर्यात बढ़ाने का इच्छुक है। इजराइल ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भारत को तकनीक और सहयोग का भी भरोसा दिया है। राष्ट्रपति ने इजराइल की संसद को संबोधित किया और दोनों देशों के बीच दोहरे कराधान को रोकने और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी समझौते हुए। इसके अलावा दोनों देश आतंकवाद के साथ साथ कृषि, रक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इजराइल दौरा प्रस्तावित है।
अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की योजना टाल दी है। करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक 2016 के आखिर तक अफगानिस्तान में बने रहेंगे और इसके बाद भी वहां 5,500 अमेरिकी सैनिक तैनात रहेंगे। अमेरिका ने अफगान नेताओं और पेंटागन अधिकारियों से विचार विमर्श के बाद ये फैसला लिया है। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐलान किया है कि 2016 के बाद भी अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी फौज रखेगा। व्हाइट हाउस में बराक ओबामा ने कहा कि अफगान सेना को तालिबान के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए और मदद की जरूरत है। इसलिए काबुल, बरगाम, जलालाबाद और कंधार के सैनिक शिविरों पर 2016 के बाद भी 5,500 अमेरिकी सैनिक मौजूद रहेंगे। Afghan forces are still not as strong as they need to be. I've decided that instead of going down to a normal embassy presence in Kabul by the end of 2016, we will maintain 5,500 troops at a small number of bases, including at Bagram, Jalalabad in the east, and Kandahar in the south. अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर भी अफगानिस्तान में फौज बनाए रखने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जमीनी हालात के मुताबिक अमेरिकी सेना की मौजूदगी में ये बदलाव किया जा रहा है। We're adjusting our presence based on conditions on the ground to give the United States and our allies the capability to sustain a robust counterterrorism platform, denying a safe haven for terrorist and violent extremist organizations. पेंटागन के प्रवक्ता पीटर कुक ने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में नाटो गठबंधन के दूसरे देश भी सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे। पुरानी योजना के मुताबिक अमेरिकी सेना की सिर्फ एक छोटी टुकड़ी को काबुल दूतावास में रहना था और बाकी सैनिकों की अगले साल के आखिर तक वापसी होनी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रवासी संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के नेता तुर्की के साथ शुरुआती समझौते पर सहमत हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने तुर्की को 3 अरब यूरो की मदद और वीजा नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है। इससे यूरोप पहुंचने वाले प्रवासियों की समस्या से निपटने में मदद मिलने की उम्मीद है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में गुरुवार को यूरोपीय यूनियन के सम्मेलन में प्रवासी समस्या के समाधान पर चर्चा हुई। यूरोपीय संघ के नेताओं ने प्रवासी समस्या से निपटने के लिए तुर्की के साथ एक संयुक्त कार्य योजना को मंजूरी दे दी। इसके मुताबिक प्रवासी संकट से जूझने के लिए तुर्की को वित्तीय सहायता और तुर्की के लोगों के लिए उदार वीजा प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। We welcome the agreement of an EU-Turkey joint action plan to tackle the current migratory crisis. We have agreed with our Turkish partners that the visa liberalization process will be accelerated. प्रवासियों की संख्या नियंत्रित करने के बदले तुर्की ने यूरोपीय संघ से 3 अरब यूरो की मदद भी मांगी है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने बताया कि यूरोपीय देश इस पर विचार कर रहे हैं। Die Kommission alleine aus dem EU-Haushalt kann das nicht. Wir haben heute Abend darüber gesprochen, was die Mitgliedstaaten leisten können, aber da brauchen wir noch klarere Angaben. Aber im Grundsatz इस साल लगभग 6 लाख प्रवासी समुद्र के रास्ते यूरोपीय देश पहुंचे हैं। इनमें से ज्यादातर तुर्की से ग्रीस के रास्ते आगे बढ़े हैं। माना जा रहा है कि तुर्की में फिलहाल 20 लाख प्रवासियों ने शरण ले रखी है। इनमें से ज्यादातर पड़ोस के हिंसा पीड़ित सीरिया से भाग कर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खेल के मैदान से कुछ अहम खबरें। बात बैडमिंटन की। डेनमार्क ओपन मुकाबले में भारत की उम्मीदें बरकरार हैं। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी संधू क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इससे पहले भारत की शीर्ष महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल महिला एकल के दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार हो गई। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी साइना को दुनिया के 18वें नंबर की जापान की मिनात्सु मितानी ने 39वें मिनट में 21-18, 21-13 से हराया। जबकि पुरुष एकल में किदाम्बी श्रीकांत को भी सीरीज के दूसरे दौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। दुनिया के 5वें नंबर के खिलाड़ी श्रीकांत को इंडोनेशिया के टॉमी सुग्रियातो के खिलाफ 15-21, 17-21 से हार मिली। इसके अलावा मनु अत्री और बी सुमित रेड्डी की पुरुष युगल जोड़ी भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई। यानी पीवी सिंधु के जरिए भारत की उम्मीद अभी बरकरार है। श्रीकांत, साइना और भारत की पुरुष जोड़ी मुकाबले से बाहर हो गई। वहीं भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 5वें सुल्तान जोहर कप के लीग मैच में अर्जेंटीना को 3-2 से हरा दिया। भारतीय फॉरवर्ड पंक्ति ने पहले ही मिनट से बेहद आक्रामक खेल दिखाया। शुरुआती हमलों से सहमी अर्जेंटीना की टीम उन्हें रोकने में नाकाम रही। 30वें मिनट में अरमान कुरैशी ने बाय विंगर से मिले पास को गोल में बदल दिया। इसके 8 मिनट बाद फॉरवर्ड गुरंजत सिंह ने दूसरा गोल किया। अरमान
गुरंजत, सुमित कुमार और परविंदर सिंह ने अर्जेंटीना के डिफेंस को तहस नहस कर दिया। भारत ने 34वें मिनट में मिला पेनल्टी कॉर्नर बेकार गया। दूसरे हाफ में अर्जेंटीना को 39वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे कप्तान मोइको सासेला ने गोल में बदल दिया। इसके बाद भारतीयों ने लगातार जवाबी हमले बोले, जिसका फायदा 50वें मिनट में मिला, जब पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर नीलकांता शर्मा ने स्कोर 3-1 कर दिया। अब भारत का सामना शुक्रवार को मेजबान मलेशिया से होगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग जारी। 6 जिलों की 32 सीटों पर मतदान। इमामगंज से मांझी का इम्तिहान। मोबाइल कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार नियामक आयोग सख्त। कंपनियों पर लगेगा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना। उपभोक्ताओं को मुआवजा देने पर भी विचार। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने चीन के बांध पर भारत ने जताई चिंता। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का बयान, प्रदेश को परियोजना से नुकसान। अमेरिका ने अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी की योजना टाली। 2016 के आखिर तक करीब 10,000 सैनिक रहेंगे तैनात। जमीनी हालात के मुताबिक पलटा फैसला। डेनमार्क बैडमिंटन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी संधू। साइना और श्रीकांत बाहर। जोहोर कप के 5वें मैच में भारत ने अर्जेंटीना को 3-2 से दी मात।